ब्रिजेश नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सुनीता और बेटी चांदनी के साथ बेलापुर गांव में रहता था। वो तीनों एक छोटे से घर में रहते थे। ब्रिजेश गांव के सेठ के ढाबे पर काम किया करता था। तकरीबन शादी के 18 साल पूरे होने के बाद ब्रिजेश और सुनीता को माँ बाप बनने का सुख नसीब हो पाया था। ब्रिजेश जिस ढाबे पर काम करता था वहाँ हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। सेठ के उस ढाबे से ही ब्रिजेश का घर चलता था। एक दिन सेठ पंकज नाम के एक जवान लड़के को खाना बनाने के काम पर रख लेता है। सेठ जी, मुझ गरीब से आखिर क्या भूल हो गई जो आपने मेरी जगह इस लड़के को काम पर रख लिया। ब्रिजेश, तुम तो जानते ही हो कि अपने ढाबे पर कितना ज्यादा काम रहता है भाई, और अब तुम्हारी उम्र हो गई है, तुमसे अकेले इतना काम नहीं हो पाएगा। इसलिए अब ये पंकज काम में तुम्हारी मदद करेगा, ठीक है? जिससे तुम्हारी मदद भी हो जाएगी और काम भी जल्दी हो जाएगा। अच्छा, फिर तो ठीक है सेठ जी। ब्रिजेश, अब तो तुम बस पंकज को सारा काम अच्छे से समझा दो, फिर तुम दोनों आराम से इस ढाबे पर काम करना। ब्रिजेश पंकज को सारा काम अच्छे से समझा देता है। फिर ब्रिजेश और पंकज खुशी खुशी मिलकर सारा काम करने लगे। एक दिन पंकज सब्जियां काट कर ब्रिजेश को दे रहा था और ब्रिजेश खाना बना रहा। इस बूढ़े ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। जब से मैं यहाँ आया हूँ ये बूढ़ा खुद कम काम करता है और मुझसे ज्यादा काम करवाता है। काम तो ठीक है, लेकिन तनख्वाह भी मुझसे ज्यादा लेता है, जबकि काम मैं ज्यादा करता हूँ। किसी भी तरह इस बुढ़े को यहाँ से हटाना ही होगा। शाम को जब वो दोनों काम निपटा कर घर जाने लगते हैं तो सेठ उन दोनों को उनकी मजदूरी देता है और साथ ही ब्रिजेश को कुछ खाना भी देता है। ये देखकर पंकज कहता है, अब एक बात पूछूं सेठ जी, काम तो मैं ब्रिजेश काका से ज्यादा करता हूँ, फिर भी आप उन्हीं को ज्यादा मजदूरी और साथ में खाना भी देते हो। मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों मालिक? पंकज, ब्रिजेश काका की सारी उम्र इसी ढाबे पर गुजरी है। वो यहाँ के सबसे पुराने कर्मचारी हैं, इसलिए उनका ये हक है। जब तुम भी इस ढाबे पर पुराने हो जाओगे तो तुम्हारा भी ये हक बनेगा। इसके बाद वो सभी वहाँ से अपने अपने घरों की ओर चले जाते हैं, लेकिन पंकज को ये सब देखकर जलन होने लगी। उधर कुछ देर बाद ब्रिजेश अपने घर पहुँच जाता है। चांदनी उसको प्रसाद देते हुए कहती, अरे बाबा, आप आ गए, ये लो माँ दुर्गा का प्रसाद। वाह वाह, मेरी बिटिया तो बहुत समझदार है। अब तो कल से तुम्हारे नवरात्रे भी शुरू होने वाले हैं ना बिटिया? जी बाबा। अजी सुनिए, कल से चांदनी बिटिया की नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो उसके व्रत के लिए कुछ सामान लाना था, कुछ पैसे दे दो। सुनीता, अभी तो केवल यही पैसे हैं। सेठ ने कुछ भोजन भी दिया है। चलो अब सब मिलकर भोजन कर लेते हैं, फिर सोचेंगे इस बारे में। अगले दिन अचानक ब्रिजेश को बहुत तेज बुखार आ जाता है और वो अपने काम पर जाने की जिद करने लगता है, लेकिन उसकी पत्नी और उसकी बेटी उसको रोकने की बहुत कोशिश करती। बाबा, इतनी तेज बुखार में आप काम पर कैसे जाएंगे? मुझे जाना ही होगा बिटिया। सेठ पहले ही मेरे काम से काफी नाराज है। उन्होंने मेरी जगह एक नए लड़के को रख लिया है। अगर नहीं गया तो कहीं मेरे हाथ से ये काम भी ना चला जाए। बाबा, आप चिंता मत करो, आज आपकी जगह मैं काम पर चली जाती हूँ। नहीं बेटिया, तुम नहीं कर पाओगी। वैसे भी तुम्हारा आज व्रत है। आप आराम कीजिए बाबा। अगर मैंने आपको इस अवस्था में काम पर जाने दिया तो माँ दुर्गा मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगी। अब जाने भी दो इसे, एक ही दिन की तो बात है। ढाबे पर पहुंचकर चांदनी सेठ और पंकज को सारी बात बता देती है, जिसके बाद सेठ उसका दुख समझकर चांदनी को अपने ढाबे पर काम करने की अनुमति दे देता है। दोपहर होते ही सेठ किसी काम से ढाबे पर से चला जाता है, तो वो पंकज को ढाबे का ध्यान रखने के लिए कहता है। उस ब्रिजेश पर बड़ा विश्वास है ना मालिक को। आज अगर उसकी इज्जत की धज्जियां न उड़ा दी तो मेरा नाम भी पंकज नहीं है। वो चांदनी के पास जाकर कहता है, चांदनी, तुम खाना बनाने का काम रहने दो, ये मैं संभाल लूंगा। अच्छा, तुम तब तक जाकर मालिक के गल्ले पर बैठ जाओ। हैं? तभी चांदनी बाथरूम जाती है और पंकज पीछे से गल्ले में से पैसे निकालकर चांदनी के बैग में डाल देता है। शाम को सेठ ढाबे पर आता है। चांदनी अपना काम खत्म कर घर चली जाती है। तभी सेठ जी घर जाने से पहले गल्ले पर नजर घुमाता है तो उसे कम पैसे दिखते हैं, तो वो पंकज पर चिल्लाने लगता है, अरे मेरे गल्ले से पैसे किसने चुराए? कहीं पंकज ये तेरा काम तो नहीं? नहीं मालिक, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं। भला मैं ये काम क्यों करूँगा? मेरे जाने के बाद तो तुम और चांदनी ही यहाँ थे। आप चाहे तो मेरी तलाशी ले सकते हैं। सेठ जब उसकी तलाशी लेता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। देखा मालिक, मैंने कहा था ना, पैसे मैंने नहीं चुराए। अगर मैंने ये काम किया होता तो अब तक मैं यहाँ रुकता ही क्यों? मैं तो कब का यहाँ से भाग जाता। बात तो सही है, लेकिन पैसे कहाँ जा सकते हैं? मुझे तो लगता है ये जरूर उस चांदनी का ही काम होगा। ये क्या बकवास कर रहा है पंकज? ब्रिजेश और उसका परिवार ऐसा नहीं है, समझे?
पर सेठ जी, इतने पैसे देखकर तो किसी की भी नीयत खराब हो सकती है ना। श्यामलाल का परिवार शहर के रईस परिवारों में गिना जाता था। वो अपनी पत्नी शकुंतला और बेटे बहुओं के साथ एक बड़े बंगले में रहते थे। जितना श्यामलाल का बंगला बड़ा था, उतना बड़ा उनका दिल नहीं था। वो बहुत तेज तर्रार और सख्त स्वभाव वाले थे, और ऐसा ही स्वभाव उनके परिवार में बाकी सभी सदस्यों का भी था, सिवाय उनकी छोटी बहू गोपी को छोड़कर। छोटी बहू गोपी एक साधारण परिवार से आई थी, इसलिए वो बहुत ही दयालु और मिलनसार स्वभाव की थी। घर के नौकरों और फैक्ट्री के मजदूरों के प्रति उसके मन में बहुत दया भाव था, पर उसके इस स्वभाव की वजह से उसे परिवार वालों से बहुत ताने भी सुनने को मिलते थे। गोदाम से कपड़े के सारे थान फैक्ट्री में आज ही भिजवाने हैं। माल निकलवा ले जाकर। मालिक, आज 2 नौकर छुट्टी पर हैं। मैं फैक्ट्री से अकेले ही आया हूँ, तो इसमें मैं क्या करूँ? माल अकेला लेकर जा। मालिक, तुझे सुनाई नहीं देता बाबूजी ने क्या कहा? चुपचाप गोदाम से माल निकाल और ठेले पर रख। नौकर मोहन का चेहरा लटक गया। उसकी उस दिन तबीयत ठीक नहीं थी, उसे तेज बुखार था। बेचारा घर में बने गोदाम में गया और कपड़े के थान अपनी पीठ पर रखकर बाहर तक लाने लगा। तभी मोहन का पैर फिसल गया और वो जोर से गिर पड़ा। कपड़े का थान आंगन में पड़े कीचड़ में गंदा हो गया। हाय हाय बाबूजी, देखो मोहन ने कपड़े का थान कीचड़ में गंदा कर दिया। कितना बड़ा नुकसान कर दिया। क्या ये कैसे हो गया? अरे आंखों से अंधे, तुझे दिखाई नहीं देता? एक काम बोला तुझे, वो भी ठीक से नहीं हुआ। काका, आपको कहीं लगी तो नहीं? गोपी, क्या कर रही हो? दूर हटो। नौकरों को ज्यादा दया दिखाओ तो सिर पर चढ़ जाते हैं। मैं देखती हूँ कि तुम हर समय ये घर और फैक्ट्री के नौकरों पर जो दया भाव दिखाती रहती हो। मुझे तुम्हारी आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और तुम इस बड़े बंगले की बहू हो, एक अमीर पैसे वाले खानदान में तुम्हारी शादी हुई है, फिर भी तुम्हें समझ नहीं है कि इन गरीबों को ज्यादा मुंह लगाना ठीक नहीं। बाबूजी, देखो आपकी छोटी बहू को इन नौकरों पर कितनी दया आती है। इसने हमारा नुकसान कर दिया और ऊपर से इन्हें दया दिखा रही है। देख मोहन, तूने जो नुकसान किया है उसकी भरपाई तेरी तनख्वाह से ही होगी। अब अगले महीने जो तुझे तनख्वाह मिलेगी उसमें से मैं स्थान के पैसे काट लूंगा। बाबूजी, मोहन ने इस महीने 2 छुट्टी भी ली है, उसके भी काट लेना। ठीक है, तो इसकी तनख्वाह से पूरे 2500 रुपए कटेंगे। मोहन बुखार में तपा हुआ सारा माल ठेली पर रखकर फैक्ट्री पहुंचता है। गोपी, तुम्हें कितनी बार कहा है तुम इन नौकरों की तरफदारी करना बंद कर दो। मैं जब फैक्ट्री से लौटा तो मुझे सारी बात पता चली। तुम्हें क्या जरूरत थी मोहन पर दया दिखाने की? तुम्हारी वजह से मुझे भी सुनने को मिलता है आज के बाद तुम किसी नौकर की मदद नहीं करोगी। पर सुनील ने गोपी की बात अनसुनी कर दी और गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। घर में काम करने वाली नौकरानी ने गोपी को बताया कि मोहन के घर की हालत बहुत खराब है। उसकी बात सुनकर गोपी को मोहन पर तरस आ गया और फिर वो अगले दिन चुपचाप मोहन के घर पहुंची। छोटा सा टूटा फूटा मकान और कोने में पड़ी मोहन की बीमार पत्नी। अरे बहू रानी, आप यहाँ? अगर मालिक को पता चला तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मोहन काका, बाबूजी को पता नहीं चलेगा। ये दवाइयाँ ले लीजिए और ये कुछ पैसे भी हैं। पत्नी बच्चों के लिए दूध, फल और खाने का सामान ले आना। बहू रानी, आप तो भगवान हैं हमारे लिए। मालिक तनख्वाह काट लेते हैं मगर आप हमें जिंदा रखती हैं। बहू रानी, आप बड़े बंगले वाली हो, पर आपका दिल बड़े बंगले से भी बहुत बड़ा है। भगवान आपको खूब खुशियाँ दे। गोपी रोज छिपकर मजदूरों की मदद करती रही। किसी के बच्चों की फीस भरती, किसी की दवाई खरीदती, किसी के घर राशन भिजवाती। फैक्ट्री के सभी मजदूर पीठ पीछे गोपी की बहुत अच्छाई करते थे। छोटी बहू रानी तो मानो साक्षात देवी का रूप है। एक तरफ बड़े बंगले में रहने वाले मालिक और परिवार के बाकी सब लोग इतने स्वार्थी हैं, और एक तरफ छोटी बहू रानी कितनी दयालु और मददगार है। सही कह रही हो कमला बहन, छोटी बहू रानी हम सबकी बहुत मदद करती है, वरना मालिक तो हमसे काम भी लेते हैं और तनख्वाह भी पूरी नहीं देते, ऊपर से जुल्म और करते हैं। भगवान छोटी बहू रानी को हमेशा खुश रखे, हम तो बस यही दुआ करते हैं। लेकिन ये सब ज्यादा दिन तक छुप नहीं सका। बड़ी बहू सुधा को गोपी के बारे में सच पता चल जाता है और वो सीधी अपने सास ससुर के पास जाती है। माँ जी, बाबूजी, आपकी छोटी बहू खुले हाथों से फैक्ट्री के नौकरों पर पैसा लुटा रही है। आपसे छुपकर उनकी मदद कर रही है। ये क्या गोपी, ये सब सच है? इसकी चुप्पी में ही इसका जवाब छुपा है। ये घर के नौकरों की मदद कर रही है। गोपी जानती थी कि उसका सच सामने आ गया है, इसलिए उसके पास चुप रहने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। घर में सबने गोपी को फटकार लगा दी और उसे सख्त मना कर दिया कि अब गोपी कभी भी किसी मजदूर की मदद नहीं करे। कुछ दिनों बाद सेठ श्यामलाल को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, जिसे लेकर वो बहुत खुश थे। सारा तैयार माल फैक्ट्री में ठीक से रखवा दिया ना, क्योंकि 2 दिन बाद माल भिजवाना है।
जी बाबूजी, सारा रखवा भी दिया और अच्छे से ताला भी लगा दिया। वैसे बाबूजी कुछ भी कहो, हमें ये ऑर्डर जो मिला है उससे इस साल की दिवाली में 4 सुरेश के 4 बेटे और 4 बहुएं हैं। उसके चारों बेटों के 4 बच्चे हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियां। इनके अलावा उसकी आरती नाम की एक बेटी भी है। इन सब में सुरेश, उसकी पत्नी राधा और उसके 3 बड़े बेटे तो आज के मॉडर्न जमाने में भी पुराने जमाने की जिंदगी जीना पसंद करते हैं। मगर उसकी चारों बहुएं, सबसे छोटा बेटा पंकज, बेटी आरती और उसके चारों बेटों के बच्चे सभी नए जमाने में जीने की चाह रखते हैं। मगर सुरेश और राधा के होते उन सब की यह चाह अभी तक अधूरी ही है। बड़ी बहू मीना बोली, बाबूजी ने आदेश पास किया है कि आज खाने में मूली की भुजिया, बैंगन का भरता और नरम मुलायम चपातियां बनेंगी। सबसे छोटी बहू टीना ने कहा, हाय सास मेरी मर जानी, अरे सासू माँ का ऑर्डर भूल गई हो क्या? उसका ऑर्डर भूल कर आफत मोल लेनी है क्या? सास की पसंद का बथुए का रायता तो बनाना ही पड़ेगा। तो फिर बातों में क्यों लगी हो, खाना बनाने में जुट जाओ ना। हाय सास मेरी मर जानी, दीदी ये हुई ना बात। नए जमाने में पुराने जमाने का खाना है मजबूरी बनाना, पर बनाना तो पड़ेगा ही ना। अब शायरी ही करती रहोगी या कुछ काम भी करोगी? टीना, ये मूलियाँ लो और इन्हें अच्छी तरह से धोकर काट दो। जरा पत्तों को थोड़ा बारीक काट देना। हाय सास मेरी मर जानी, अभी काट लेती हूँ दीदी। यह कहकर सुरेश की चारों बहुएं रसोई में खाना बनाने में जुट जाती हैं और कुछ देर बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है। चारों बहुएं खाना परोसकर एक तरफ खड़ी हो जाती हैं। सब खाना खाने लगते हैं। तभी बड़ी बहू मीना कहती है, बाबूजी मूली की भुजिया कैसी बनी है और बथुए का रायता अच्छा बना है क्या माँ जी? अरे भाई, भुजिया और नरम मुलायम चपातियाँ तो बिल्कुल मेरी पसंद की बनी है बहू। और बथुए का रायता भी मेरी पसंद का बना है। राधा यह कह ही रही होती है कि तभी आरती और पंकज मुंह बनाते हुए कहते हैं, पर मेरी पसंद का तो कुछ नहीं बना है। ये क्या भाभी, हर रोज पुराने जमाने का खाना बना देती हो, तभी नए जमाने का खाना भी बनाया करो ना। अरे क्या रखा है नए जमाने के खाने में, वैसे भी देसी खाना सेहत के लिए अच्छा होता है बेटी। इन्हें सेहत थोड़ी ना चाहिए, इन्हें तो जीभ का स्वाद चाहिए बस। अब चुपचाप खाना खा लो, कुछ अटर पटर की तो चोंच तोड़ दूंगी तेरी, समझी? सास का यह तेवर देखकर बहुओं को तो जैसे सांप ही सूंघ जाता है। बेचारी पत्थर की मूर्तियां बनकर खड़ी रहती हैं और इधर पंकज और आरती भी मन मसोस कर खाना खाने लगते हैं। उनका यह हाल देखकर बच्चे नेहा, माही, अमन और बबलू तो कुछ बोल ही नहीं पाते। वे भी धीरे धीरे खाना खाने में लगे रहते हैं। बच्चों को इस तरह खाना खाते देख सुरेश कहता है, अरे बच्चों, यूं मरे हुए मन से खाना क्यों खा रहे हो? मन लगाकर खाना खाओ भाई। लो ये बथुए का रायता खाकर देखो, बहुत स्वादिष्ट बना है। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो 4-5 रोटियां और पूरा 1 कटोरा बथुए का रायता गटक जाती थी। अरे राधा, ये नए जमाने के बच्चे क्या समझें खाने की अहमियत। इन्हें तो पिज्जा, बर्गर और पास्ता वास्ता खाने की ही ललक रहती है। मगर कभी कभी तो ऐसा खाने की छूट दे दिया करो, दादी तो कभी ऐसा खाना बनाने ही नहीं देती। चुप कर नेहा, हमारे घर में ऊट पटांग खाना नहीं बनेगा। घर में जो बनता है उसे ही खाने की आदत डाल लो, समझी? राधा की यह बात सुनकर बच्चे भी खामोश हो जाते हैं। साथ ही चारों बहुएं भी अपने अपने काम पर लग जाती हैं। कुछ समय बीत जाता है और एक दिन सुरेश और राधा अपनी चारों बहुओं को बुलाकर कहते हैं, बड़ी बहू, मैं और तेरी सास 2-4 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो बाबूजी? जा कहाँ रहे हैं, मटर गश्ती करने तो कहीं नहीं जा रहे, तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। वो पंकज के मामा ने बुलाया है, वो हरिद्वार जा रहे हैं। हम दोनों भी उनके साथ हरिद्वार स्नान कराएंगे, पवित्र धाम के दर्शन कराएंगे। गंगा स्नान का बड़ा मन था, मेरा भाई ले जा रहा है तो यह मंशा भी पूरी हो जाएगी। हाँ,
इसीलिए बहू हमारे पीछे से घर का पूरा ख्याल रखना बेटी। और इस बात का पूरा ख्याल रखना, घर में जो भी